जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण गोल्डन सेलेक्टेड चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है और महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि कहाँ से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जहां से आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इन सभी बातों को लेकर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए गए आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि तभी वीडियो आपको समझ में आएगी। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको इन्हीं क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चन इसमें चुनिंदा और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ हमने इसमें रखे हैं जिनका वर्चस्व जो है आपकी परीक्षा में आने को बढ़ जाता है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या सेलेक्टेड होने वाला है। पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है। तो क्वेश्चन पूछा गया है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी की बात करें तो अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी है। अमेजन नदी बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं नदियों से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जहां से आपसे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है जिसकी लंबाई आपकी 6650 किलोमीटर हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी। तो विश्व की अगर हम बात करें दूसरी सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी जो है आपकी अमेजन नदी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपकी मैडीरा नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। और आपकी कहाँ पर है, आपकी अमेजन नदी की सहायक नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, तो सबसे व्यस्त और व्यापारिक नदी की बात करें तो राइन नदी जो है सबसे व्यस्त यानी व्यापारिक नदी है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे बना है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नहर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो स्वेज नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी नहर है। और विश्व की सबसे व्यस्त नहर की बात करें तो सबसे व्यस्त नहर आपकी कील नहर हो जाती है। बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की, तो मांजुली नदी द्वीप, मांजुली भारत विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके लिए दावेदार होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा, तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वह आपका सुंदरबन डेल्टा है, भारत में स्थित है, आपका करेक्ट जवाब होगा। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो बेकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो थे आपसे कहीं ना कहीं आपसे एनटीपीसी में पूछे गए हैं और आपका इनका पूछे जाने का वर्चस्व बढ़ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क आपका हरियाणा में है, हरियाणा बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क के बारे में। जैसे आपका रायबुल, आपका कौन सा हो जाएगा, रायबुल राष्ट्रीय पार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कहाँ पर है, आपका मणिपुर में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका खचान जोंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कि आपकी परीक्षा के लिए दावेदार है और इम्पोर्टेंट है कि आपका खचान जोंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर हो जाएगा, सिक्किम राज्य में आपका स्थित होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका क्लाउड डेड राष्ट्रीय पार्क। जो क्लाउड डेड राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो क्लाउड डेड जो आपका राष्ट्रीय पार्क है आपका त्रिपुरा में है, आपको ध्यान रखना होगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें या चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, तो आपका कहाँ पर है, आपका उत्तर प्रदेश में है, परीक्षा के लिए दावेदार हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क। तो रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क कहाँ का है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क आपका राजस्थान में स्थित हो जाता है।
यहीं पर बात करें कान्हा राष्ट्रीय पार्क की, तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। आपको ध्यान रखना है, आपके लिए दावेदार है क्वेश्चन। बेतवा या बेताल, कौन सा? बेतला। तो बेतला राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर है? झारखंड में है। चिल्का झील अभ्यारण्य की बात करें आपका उड़ीसा में है। तो आपके जो सभी आपके राष्ट्रीय पार्क थे ये 8 के 8 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ऐसे हो सकते हैं जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए दावेदार क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक कौन थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन थे? आपका तेलपदुत्य थे। तेलपदुत्य थे। तेलपदुत्य आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात करते हैं आपके कुछ प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापकों के बारे में, जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पहला है आपका लोधी वंश। कौन सा हो जाता है? पहला हो जाता है आपका लोधी वंश। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? आपको ध्यान रखना है, लोधी वंश के संस्थापक आपके बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो थे आपके लोधी वंश के संस्थापक थे। चोल वंश की बात करें तो विजयालय आपके जो थे चोल वंश के संस्थापक थे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहीं पर बात करते हैं हम सेन वंश। तो सेन वंश की अगर बात करें तो सामंत सेन। सामंत सेन कौन हो जाते हैं? सेन वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सामंत सेन आपके सेन वंश के संस्थापक हो जाते हैं। यहीं पर बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक आपके कौन हो जाते हैं? तो आपके हरिश्चंद्र और आपके नागभट्ट हो जाते हैं। चौहान वंश की बात करें तो चौहान वंश के संस्थापक आपके वसुदेव हो जाएंगे और आपके चंदेल वंश के आपके ननुक हो जाते हैं। यहीं पर आपके सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश के संस्थापक आपके खिजर खां होंगे और आपको चालुक्य कल्याणी वंश के तो संस्थापक आपको पता ही चल गया होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय भाषा के रूप में माने जाने वाली या मानी जाने वाली पहली भाषा कौन सी थी? तो आपको पता होना चाहिए शास्त्रीय भाषा के रूप में मानी जाने वाली आपकी पहली भाषा कौन सी थी, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो बताइएगा। बात करते हैं शास्त्रीय भाषा के रूप में मानी जाने वाली पहली भाषा। तो शास्त्रीय भाषा के रूप में मानी जाने वाली जो पहली भाषा थी आपकी तमिल थी। आपको ध्यान रखना है, तमिल आपको विकल्प डी में दिया गया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। तमिल इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी शास्त्रीय भाषाओं के बारे में जहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो बात करें आपकी वर्तमान में शास्त्रीय भाषा देखेंगे आज हम, क्योंकि आपकी जो है 5 भाषा नई और बनी है। आपको ये तो 6 आपकी शास्त्रीय भाषा है ही, और इनसे अलग जो आपकी 5 आपकी शास्त्रीय भाषा बनी है, आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर 2024 में जो है इसमें आपकी 5 शास्त्रीय भाषाओं को और नया दर्जा दिया है। तो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है पहली कौन सी थी? पहली भाषा हो जाएगी आपकी तमिल, जिसे 2004 से जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। दूसरी भाषा की बात कर लें तो दूसरी भाषा कौन सी हो जाती है? दूसरी भाषा हो जाती है आपकी संस्कृत। दूसरी भाषा कौन सी हो जाएगी? दूसरी भाषा है आपकी संस्कृत, जिसे आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तीसरी भाषा की बात कर लें तो तीसरी भाषा कौन सी हो जाती है? आपकी तेलुगु तीसरी भाषा हो जाती है, 2008 से दर्जा प्राप्त है। और चौथी भाषा हो जाती है आपकी कन्नड़। चौथी भाषा कौन सी होगी? कन्नड़, जिसे 2008 से आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। यहीं पर बात करें मलयालम की, तो मलयालम का 2023 से हो जाएगा और उड़िया का आपका 2024 में आपकी शास्त्रीय भाषा बनी थी। मगर आपकी जो वर्तमान में जो आपकी भाषाएं हो गई हैं, आपकी कितनी हो गई हैं? 5 भाषा और 11 जोड़ी गई हैं इसमें, तो 11 शास्त्रीय भाषा हो गई हैं। आपको ध्यान रखना है, ये जो संशोधन हुआ था आपको ध्यान रखना है 4 अक्टूबर 2024 को, 4 अक्टूबर 2024 से आपकी 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा और दिया गया है। जैसे पहली कौन सी भाषा है उन 5 में से? पहली भाषा है आपका मराठी। पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई है? पहली भाषा जोड़ दी गई है आपकी मराठी। दूसरी भाषा आपकी जो जोड़ी गई है पाली भाषा। पाली भाषा भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। और प्राकृत भाषा कौन सी भाषा हो जाएगी? प्राकृत भाषा को भी आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। एक हो जाएगी आपकी असमिया। असमिया कौन सी हो जाती है? असमिया। असमिया भाषा को आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। और जो 5वीं भाषा है वह है आपकी बांग्ला। कौन सी हो जाएगी? बांग्ला भाषा को आपका जो मिला है, आपका क्या मिल गया है? आपका इन 11 की 11 भाषाओं को आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा
मिल चुका है, आपको पता होना चाहिए। पहली तमिल हो जाएगी, दूसरी संस्कृत हो जाएगी, तीसरी तेलुगु हो जाएगी, चौथी कन्नड़ हो जाती है, पांचवी मलयालम हो जाती है, छठी उड़िया हो जाती है, सातवीं मराठी हो जाएगी, आठवीं पाली हो जाएगी, नवीं प्राकृत हो जाती है, 10वीं असमिया और 11वीं आपका बांग्ला हो जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मराठी, आपका पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में कब घोषित किया, तो आपको पता होना चाहिए 4 अक्टूबर आपका 2024 को आपका घोषित किया गया है। वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, तो वर्तमान में कुल आपकी 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। और भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र है, आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र है, आपका जो मूल भाषा थी, मूल जो आपका जिक्र था 14 भाषा था, मगर अब जो है वर्तमान में आपका 22 भाषाओं का जिक्र है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उन 22 के 22 भाषाओं के बारे में पता होना चाहिए तो आपको इससे भी और अच्छा बात क्या होगी, तो देख लेते हैं 22 की 22 भाषाओं के बारे में एक बार नाम पढ़िएगा। पहली हो जाती है आपकी असमिया, दूसरी हो जाएगी आपकी बांग्ला, तीसरी हो जाती है आपकी गुजराती, चौथी हो जाएगी आपकी कौन सी, हिंदी, पांचवा हो जाएगा आपका कन्नड़, छठी हो जाती है आपकी कश्मीरी, सातवीं की बात करें आपका मलयालम हो जाएगी और आठवीं आपकी मराठी हो जाती है। नवीं की बात करें, नवीं आपकी उड़िया हो जाएगी, 10वीं आपकी पंजाबी हो जाती है, 11वीं आपकी कौन सी हो जाएगी, संस्कृत आपकी 11वीं भाषा हो जाती है। यहीं पर बात करें आगे तो 11वीं भाषा संस्कृत हो जाती है। फिर आपकी तमिल हो जाएगी, वो सॉरी आपकी तमिल थी तेलुगु, तो तेलुगु आपकी 12वीं भाषा थी और आपकी तमिल 13वीं भाषा थी। उसके बाद जो जोड़ी गई थी उर्दू आपकी 14वीं भाषा थी। तो ये जो थी आपकी मूल भाषा थी। फिर आपका जो हुआ था 21वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान हुआ था, 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 15वीं भाषा के रूप में आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा के रूप में, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर जो आपकी जो हुआ था आपका, इसमें कौन सा संविधान में संशोधन हुआ था, आपका 21वें के बाद 71वां संविधान हुआ था 1992 में, जिसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। 16वीं भाषा आपकी कौन सी हो गई थी, 16वीं भाषा हो गई थी आपकी कोंकणी, 16वीं भाषा हो गई थी आपकी कोंकणी, 17वीं भाषा हो गई थी आपकी मणिपुरी, 17वीं भाषा हो गई थी आपकी कौन सी, मणिपुरी, मणिपुरी हो गई थी। और 18वीं भाषा कौन सी हो गई थी, 18वीं भाषा हो गई थी आपकी नेपाली। फिर आपका कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 2003 में। उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, आपका बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। बोडो, संथाली, मैथिली और आपकी डोगरी। तो ये मेरे प्यारे साथियों कुल मिलाकर जो हो गई हैं आपकी 22 की भाषाएं, 22 की 22 भाषाएं हो गई हैं, जिसमें जो है भारतीय संविधान में आपकी 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि एनटीपीसी में बनता है, पिछली बार भी लगभग क्वेश्चन बने थे आपके जो है भारतीय संविधान की भाषाओं से, तो आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में किस भाषा का जिक्र नहीं है, तो एक तो आपको ध्यान रखना है, भोजपुरी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो भोजपुरी भाषा का भी जिक्र आपका भारतीय संविधान में नहीं है। अंग्रेजी भाषा आपसे पूछा जाता है, तो अंग्रेजी भाषा का भी जिक्र आपका भारतीय संविधान में नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था एनटीपीसी 2021 में, क्वेश्चन पूछने को मिला था कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो आपकी ओडिया भाषा थी, ओडिया भाषा को उड़िया भाषा कब किया गया। जो आपकी उड़ीसा की ओडिया भाषा थी, पहला जो थी आपकी ओडिया भाषा थी, इसे जो है उड़िया भाषा कब किया गया, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो किया गया था 96वां संविधान संशोधन, 96वां संविधान संशोधन 2010 में किया गया था। ये क्वेश्चन भी जो है आपको क्या मिला है, आपको जो है एनटीपीसी 2021 में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने भाषाओं से संबंधित बनाए हैं सभी आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हैं, इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, चुनिंदा है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है, यानी भारत के मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बात करें भारत के मार्टिन लूथर, तो भारत का जो मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है आपका दयानंद सरस्वती को, दयानंद सरस्वती को भारत में मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख उपनाम जो आपसे क्वेश्चन बने हैं और आपके जो है एनटीपीसी के लिए दावेदार होने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, कौन सी हो जाता है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो आपका जो स्वामी दयानंद सरस्वती को जाना जाता है भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बात कर ले मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा को मदर के नाम से जाना जाता है। और वाल्मीकि की बात कर लें तो वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहीं पर बात कर लें खान अब्दुल गफ्फार खान की,
तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों सीमांत गांधी और बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से जो जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। यहीं पर बात करें नागार्जुन की, तो नागार्जुन को जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों भारतीय आइंस्टाइन के नाम से आपका नागार्जुन को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। और अगला देखते हैं, बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। तो बात करें मेरे प्यारे साथियों लाल बहादुर शास्त्री की, तो लाल बहादुर शास्त्री को जो जाना जाता है आपका मैन ऑफ पीस के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार भी हो जाता है। यहीं पर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे आपके इन्हें चाचा जी और पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। सलीम अली की बात करें तो सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका देश रत्न और आज़ाद शत्रु के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका शिवराम। आपका क्वेश्चन पूछा गया है शिव रमन समिति का संबंध किससे है। बहुत ही ज़्यादा दावेदार क्वेश्चन एनटीपीसी परीक्षा के लिए क्वेश्चन पूछा गया है शिव रमन समिति का संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए शिव रमन समिति का जो संबंध है मेरे प्यारे साथियों आपका नाबार्ड की स्थापना से जो है आपका शिव रमन समिति का संबंध है। यानी इसमें जो सही जवाब होने वाला है आपका ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण समिति और उनके आपके क्या है आयोगों के बारे में। जैसे पहला है आपका गोईपोरिया, कौन सा गोईपोरिया समिति। तो गोईपोरिया का जो आपकी समिति का संबंध है वह है आपका बैंकिंग सेवा सुधार से आपको पता होना चाहिए गोईपोरिया समिति का संबंध है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है आपका सुंदर राजन समिति का संबंध जो है आपका खनिज तेल में सुधार से। और मीरा सेठ समिति की बात करें आपका हथकरघा आपके विकास में हो जाएगा। महालोनोबिस की बात करें तो महालोनोबिस आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति की बात करें जनसंख्या नीति से संबंधित हो जाती है। महाजन समिति की बात करें आपका नीति आयोग आपका चीनी उद्योग से हो जाती है। आपका सत्यम समिति की बात करें कपड़ा नीति से आपकी हो जाती है। यहीं पर बात करें आपका सुरेंद्र तेंदुलकर कौम की तो आपका पंचायती राज से संबंधित हो जाती है। और आपका शिव रामन समिति की बात करें तो शिव रामन समिति आपकी नाबार्ड की स्थापना से रिलेटिव हो जाती है। तो आज के जो क्वेश्चन दिए गए थे सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और चुनिंदा क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए दावेदार होने वाले थे। मेरे प्यारे साथियों आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है कोयला उत्पादक में प्रथम स्थान पर है, तो कोयला उत्पादन में कौन प्रथम स्थान पर है। तो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर आपका चीन हो जाता है। चीन आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण आपके उत्पादकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कुछ आपके खनिज दिए गए हैं, आपके विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता है, जैसे पहला है आपका कोयला। तो कोयले में प्रथम स्थान पर कौन है, विश्व में प्रथम स्थान पर कोयले में आपका चीन है। और भारत में प्रथम स्थान की बात करें तो भारत में प्रथम स्थान पर जो कोयले में है आपका छत्तीसगढ़ है, आपको ध्यान रखना। दूसरा हो जाता है आपका हीरे की बात करें तो हीरे में जो आपका प्रथम स्थान है आपका रूस का है। और भारत में जो प्रथम स्थान है हीरे में आपका मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। यहीं पर तांबे की बात करें तो तांबे का जो सर्वाधिक स्थान आता है, सर्वाधिक पाया जाता है आपका विश्व में चिली में है। और आपका भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तांबा पाया जाता है। लोहा अयस्क की बात करें तो लोहा अयस्क आपका कहाँ पर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है। और उड़ीसा राज्य में आपका सर्वाधिक आपका लोहा अयस्क पाया जाता है। यहीं पर चांदी की बात करें, चांदी आपकी मैक्सिको में पाई जाती है सर्वाधिक। और भारत की बात करें, भारत में आपके राजस्थान में सर्वाधिक चांदी पाई जाती है। बॉक्साइट की बात कर लें तो बॉक्साइट में आपकी सर्वाधिक आपकी बॉक्साइट पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ओडिशा में आपकी भारत में पाई जाती है। मैग्नीज की बात करें दक्षिण अफ्रीका और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आपकी मैग्नीज पाई जाती है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे साथियों मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में।